हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 14 नवंबर है और आज बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे है। और आज इस दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि जो एग्जाम का प्रेशर है, सिलेक्शन का प्रेशर है, नौकरी पाने की जद्दोजहद है, इसमें आप अपने अंदर के बच्चे को मार मत देना, क्योंकि आप तब तक जिंदा हो जब तक आपके अंदर का बच्चा जिंदा है। अदरवाइज सुबह उठना, काम पे जाना, शाम को वापस चले आना, ये सब काम तो लोग करते ही हैं। अगर आपके अंदर जिंदा दिली नहीं है तो फिर जीवन जीने का जो मजा है ना, वो बहुत कम हो जाता है। तो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, प्रेशर में रहते हुए भी अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखोगे आप। तो आप सभी लोगों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पापा खुश नहीं है, मम्मी नहीं खुश है, चाचा नहीं खुश हैं सर। सिलेक्शन हो जाता तो उनके चेहरे पे एक सुकून दिखता सर हमको। ये तो सच है, आपका सिलेक्शन होगा तो उनके चेहरे पे सुकून दिखेगा, संतुष्टि दिखेगी। लेकिन ये भी बहुत हद तक सही नहीं है कि आप किसी और की वजह से अपने आप को कष्ट दो बेवजह। आप अगर पैदा हुए हो, आपको प्रकृति ने कुछ गुण तो दिया है, उसके बदौलत आप कुछ न कुछ ढंग का करके अपना जीवन यापन कर ही ले जाओगे। हो सकता है जूनियर इंजीनियर बन के, हो सकता है लाइनमैन बन के, हो सकता है असिस्टेंट इंजीनियर बन के, हो सकता है बैंक में क्लर्क बन के, हो सकता है कहीं कोई बिजनेस करके, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके। कुछ न कुछ करके आप अपने जीवन का गुजारा कर ही लोगे। इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना है कमोबेश फिक्स्ड है। हाँ, आपकी मेहनत उसको बदल सकती है, मगर आप ये मान के चलो कि आपको जो जिंदगी मिली है बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही कीमती है। इसको बेवजह की चिंताओं में गंवाना नहीं है। चिंताएं आती हैं, उसका सामना करिए, उसको फेस करिए और आगे बढ़ जाइए। अब मौसा जी बहुत परेशान है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, इस वजह से दुखी मत हो आप। इस वजह से मैं एक कविता आपको मैं दिखाता हूं। ये है, ये पोएम बहुत ही खूबसूरत है। इस पोएम को अगर आप 4 लाइन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है कि आप जरूर अपने मां और बाप के बेटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं आपको दबाने के लिए थोप दें आपके ऊपर, कि वो अपनी एस्पिरेशन को जो शायद वो कभी करना चाहते थे अगर ना कर पाए तो उसके दबाव में आपको डाल दें। ये बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। अब आप कहोगे सर मैं उनका बेटा हूं, ये मेरा कर्तव्य है। नहीं, कर्तव्य तो है उनको दुख न देना, उनकी सेवा करना, ये करो आप। लेकिन अगर आप किसी और दिशा में भी जाना चाहते हो और पेरेंट्स चाहते हैं नहीं इस दिशा में जाओ, उसमें अगर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ भी जाता है तो नेचुरल है। ये कॉन्फ्लिक्ट आना लाजमी सी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि आप अलग हो, वो अलग हैं। आप इस दुनिया में उनके थ्रू जरूर आए हो, मगर आप उनका हिस्सा नहीं हो। आपके माता और पिता जो हैं आपको इस धरती पर लाने के एक माध्यम है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका कंट्रोल आपकी आत्मा पे होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिल्कुल उन्हीं के कहे अनुसार जिंदगी भर चलोगे। हम उनको दुख नहीं देंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। लेकिन मैं अगर कुछ और करना चाहता हूं तो मैं यही करूं, ये जरूरी तो नहीं। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो आ सकते हैं ना, थोड़ा बहुत विरोधाभास हो सकता है। तो कभी क्या कहते हैं कि योर चिल्ड्रन, यानी आपका बेटा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपका बेटा नहीं है ना। आपका बेटा, आप अपने आप को पेरेंट्स एज्यूम करो, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपका बेटा नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये जो प्रकृति के नियम है वो उनके बेटे हैं, आपके बेटे थोड़ी हैं। भाई बेटा, अगर आप किसी के बेटे हो, अगर आप इस धरती पे आते, आपके जो पेरेंट्स है वो नहीं होते, कोई और पेरेंट्स होता। वो नहीं होते, कोई और तीसरा होता, कोई ना कोई तो होता। अगर हम धरती पे आए हैं तो प्रकृति 2 लोगों के थ्रू ही तो हमको इस धरती पे भेजेगी। अब कोइंसिडेंटली जिन 2 लोगों के थ्रू भेजी प्रकृति हमको इस धरती पे, वो हमारे पेरेंट्स हैं। तो हमें बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन अपने मन में हमेशा कुंठा और चिंता भी ढोते नहीं रहना है कि
पापा ये चाहते थे हमें नहीं कर पाए। अगर आप अपने पेरेंट्स को दुख नहीं दे रहे हो, दुख का मतलब आप उनकी सेवा कर रहे हो, आप उनकी जरूरतों को पूरी कर रहे हो, तो ठीक है। अब ये जरूरी थोड़ी कि आप जेई बन के 50,000 रुपए कमाओ तभी पेरेंट्स खुश रहेंगे। आप किसी और काम के थ्रू भी अगर कमा रहे हो तो बुरा नहीं है, क्योंकि वो आपसे 20-30 साल पुराने हैं, उनकी सोच थोड़ा अलग है। आप नई पीढ़ी के लोग, आपकी सोच थोड़ी सी अलग हो सकती है, तो उसमें बुरा मानने वाली बात है ही नहीं। हमेशा दो पीढ़ियों के बीच में टकराव आ ही जाता है सोच का। तो सोच के टकराव के साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, उनकी सेवा करिए। लेकिन अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता आपको हो रही पेरेंट्स की वजह से, बेटा तुम 5 लाख रुपए महीने का कमा लो, तुम 10 लाख कमा लो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारे नाम के आगे जेई लिखा जाए। जब तक तुम जेई नहीं बनते यूपीपीसीएल में, तब तक बेटा कलेजों को ठंडक नहीं मिलेगी। पापा हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, सोलर पैनल का काम कर रहे हैं, जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, पापा 70-80 हजार रुपए मिल जा रहा है, पापा क्या दिक्कत है। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन जेई बन जाती यूपीपीसीएल में तो अलग ही मजा होता था। आपने कोशिश की, साल 2 साल 3 साल कोशिश किया, आपने बन गए तो बहुत अच्छी बात। मैं उस केस में कर रहा हूं, अगर आप नहीं बन पाए या सफल हो गए तो अपने आप को छोटा मत समझना, दिल मत छोटा करना आप कि दी पापा चाहते थे हम जेई नहीं बन पाए। उसमें दिल छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। योर सन्स, योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। यानी वो प्रकृति के जो नियम है, जो जीवन चलने की प्रक्रिया है, उसके थ्रू आए हैं, वो आपके बेटे नहीं हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। यानी जो बच्चा है वो पिता के थ्रू आया है, उनसे नहीं आया है। एक माध्यम है पेरेंट्स। एंड दो दे आर विद यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू। हो सकता है कि एक बेटा अपने पेरेंट्स के साथ रहता हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो, कि जो चाहेंगे वही कराएंगे। तुम्हें जेई बनना है, तुम्हें आईएएस बनना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी इच्छाएं जो कभी वो पूरी कर सकते थे मेहनत के थ्रू, नहीं पूरी कर पाए तो हमसे पूरी करवा रहे हैं, और हमारा साल 2 साल 5 साल का समय निराशा में जा रहा है, कुंठा में जा रहा है। हमने कोशिश तो की, आपने कोशिश तो की, नहीं हो पाया तो क्या दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे के शरीर को कंट्रोल में कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस उसकी आत्मा को नहीं, उसकी सोच को नहीं, जीवन की डायरेक्शन को नहीं। इस कविता का बहुत गहरा मतलब है अगर आप इसको समझो तो, कि दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो आपके द्वारा आए हैं इस धरती पे, आपसे नहीं आए हैं। आप उनकी आत्मा पे नियंत्रण कभी नहीं कर सकते। तो याद रखना, आपको इस पृथ्वी पर ले आने में 2 लोगों का सहयोग चाहिए था। तो 2 लोग जो हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। लेकिन कई बार उनकी कोई बात आपकी डायरेक्शन को बदल देती है। कई बार हो सकता है उनका एक्सपीरियंस उतना रिच ना हो, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा रिच हो। मैं नहीं कहता उनकी नियति गलत है, नहीं, उनकी नियति सही है। बट कई बार जीवन जीने की जो शैली है, जीवन जीने का जो ढर्रा है, वो जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो आप कभी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, नहीं सिलेक्ट हो पाते हो, तो पेरेंट्स से मिलते हो, तो ऐसा नहीं कि अंदर खालीपन सा है कि हाँ पापा पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे थे उस काम के थ्रू पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर अर्निंग मनी, दैट्स एनफ, इन ए डिग्निफाइड वे। आप कुछ बिजनेस करके, प्राइवेट जॉब करके, गवर्नमेंट जॉब करके, कैसे भी पैसे कमा रहे हो, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा दबाव, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार अगर 10 बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो सारे तो नहीं सेलेक्ट होते हैं, 1 सेलेक्ट होता है, 2 सेलेक्ट होता है। कुछ ऐसे जरूर होंगे जो शायद सेलेक्ट ना हो पाए। तो उनके लिए मेरी बात है कि अपने मन में ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं ले आना आप, या आप ये मत सोचना कि अपने पेरेंट्स के लिए आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आप वो जॉब नहीं कर पाए जो वो चाहते थे। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 2-4-10 दिन का फितूर रहता है दिमाग में, फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चिल्ड्रंस डे पर इस बात को मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, उसको मारो मत कि सुबह 6 बजे उठे होमवर्क कर रहे हैं, फिर 8 बजे ये कर रहे हैं, 5 बजे ये कर रहे हैं, 10 बजे ये कर रहे हैं। सुबह से शाम का टाइम टेबल फिक्स है और उसी टाइम पे वो काम करना है। मतलब हंसना भी है तो घड़ी देख के हंसना, अच्छा 12:05 होके हंस लेते हैं, दांत दिखा लेते हैं। ऐसे चलेगी जिंदगी। ऐसे अचीवमेंट तो हो सकता है हासिल हो जाए, आप बेहतर जगह पे पहुंच जाओ, लेकिन जो जिंदगी का मेन मकसद है वो शायद कहीं छूट जाए। उसके अलावा
कई बार आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हैं कि बेटा इस रास्ते को सेलेक्ट करो, इस रास्ते पर चलो, आप यूपीएससी की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, लोको पायलट की तैयारी करो, और आप करते हो, आप सेलेक्ट होते हो, आप देश की सेवा करते हो, पेरेंट्स का नाम रोशन करते हो। कई बार आप सफल नहीं हो पाते हो। तो जब कई बार आप सफल नहीं हो पाते हो तो उस केस में आपको इस बात की ग्लानि फिर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ईमानदारी से 2 साल 3 साल कोशिश की है शिद्दत से और फेल हो गए आप किसी कारण से, तो आपके अंदर ग्लानि नहीं होनी चाहिए। आपके पास कई सारे ऐसे रास्ते नजर आएंगे जिस पे आप अगर कदम बढ़ाओगे तो काफी आगे तक जा सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो आप। बट नॉर्मली सारा क्राउड एक ही चीज में लगा हुआ है। सारा क्राउड किस में लगा हुआ है? सरकारी नौकरी। आजकल की आप ट्रेंड देखो तो कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉग बना के लाखों रुपए कमा रहे हैं, महीने के 4 लाख 5 लाख रुपए। यूट्यूब पे वीडियोस बना के 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं ऐसा कर रहा हूं कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दो। यूट्यूब जब स्टार्ट हुआ उस वक्त जिसने उस पर काम किया उसके पास सब्सक्राइबर हैं, उसके पास व्यूज हैं। आज आप स्टार्ट करोगे थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन हां अगर आप किसी चीज में अच्छे हो और मेहनत करोगे तो बिल्कुल मेहनत आपकी रंग लाएगी। तो आज जो 21वीं शताब्दी है ना, पैसा कमाने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करोगे तो कहेंगे ये भी कोई तरीका है क्या, ये क्या तरीका है, वो नहीं समझ पाएंगे। कुछ ऐसे तरीके आएंगे फ्यूचर में जो आपके बेटे करेंगे और आप उसको नहीं समझ पाओगे। आपको लगता होगा हाँ ठीक है, यूट्यूब के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में जाके पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। ऐसे नए नए तरीके आएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा ठीक बेटा जो करते हो करो। तो अगर आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो आपके पास और जो रास्ते नजर आते हैं उसमें कदम बढ़ाओ, रुको मत। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो उस रास्ते को चुनते हैं जिसपे कम लोग चलते हैं। एक कविता है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम है। क्या है? कि 2 रास्ते थे, एक जंगल में मैं गया और 2 रास्ते थे मान लीजिए जंगल में जाने के। एक जंगल में मैं खो गया, मेरे पास 2 रास्ते थे, एक रास्ता ये था, दूसरा रास्ता ये था। इस रास्ते पर बहुत सारे लोग गए हुए थे, उनके पैरों के निशान मुझे दिख रहे थे, पैरों के निशान उनके दिख रहे थे। पता था जंगल में कि अच्छा एक पैर यहां है, दूसरा पैर यहां है, तीसरा पैर यहां है, कैसे कैसे जाना है, क्योंकि इसमें लोग गए हुए थे ना, तो पैरों के निशान थे। उस रास्ते से मैं चलता चला गया, चलता चला गया और मैं जंगल के बाहर निकल गया। मैं भटका नहीं उसमें, यानी जहां मैं जाना चाहता था वहां मैं पहुंच गया, क्योंकि उस रास्ते पर और बहुत सारे लोग गए थे। आपको पता था कि अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे तो ये होगा। वह दूसरा रास्ता भी था, ये जिस रास्ते पर कोई नहीं गया था, कोई पैरों का निशान नहीं था, पता नहीं था कि इसके बाद यहां जाना है कि यहां जाना है कि यहां जाना है, कोई निशान नहीं था, क्योंकि उधर कोई गया ही नहीं था। दिस वॉज द रोड लेस ट्रेवल्ड। ऐसी रोड थी जिसपे कम लोगों ने सफर किया था या कोई सफर नहीं किया था। और एक ऐसी रोड थी जिसे बहुत सारे लोग सफर किए थे। तो इसमें रास्ता पता था, इसमें कैसे जाना है कुछ नहीं पता था। इस केस में अगर इस रास्ते पे आप जा रहे हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, करेज होना चाहिए, अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इस रास्ते पे जाओगे, क्योंकि ये रास्ता जब कोई नहीं गया है, आप जंगल में भटक भी सकते हो, मर भी सकते हो, कोई शेर आके खा गया, क्या करोगे। लेकिन राइटर कहता है कि मैंने इस रास्ते को नहीं चुना जिसपे सब लोग गए थे, मैंने उस रास्ते को चुना जिसपे बहुत कम गए थे या कोई नहीं गया था, और इसी ने सारा अंतर पैदा कर दिया। इसी ने सारा अंतर पैदा कर दिया क्योंकि मैं इस रास्ते को सिलेक्ट किया था, द रोड लेस ट्रेवल्ड, जिसपे कम लोग सफर किए थे। I took the one less traveled and that has made all the difference। सारा अंतर बस उस रोड को मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसपे कम लोग गए थे और उसने सारा अंतर पैदा कर दिया। इसको आप समझने की कोशिश करो कि एक तरीका यह है कि जैसे मैं कहूं आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपने 10th किया, 12th किया, आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया,
आपने पीएचडी कर लिया, आप प्रोफेसर हो गए किसी कॉलेज में, आप पैसा कमा रहे हैं, आपको पता था तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन चुके थे। आपको जेई बनना था, आपको पता है, आपने इंटरव्यू देखा था जेई के बच्चों का, और बहुत सारे बच्चों को आप जानते थे कि हाँ 10th करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, उसके बाद जेई का एग्जाम देंगे, तैयारी के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपको पता था। आईएएस बनना है, प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, ये ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे, इस टीचर से पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि ये सब काम बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए आपको पता था कि कैसे कैसे चलना है। तो चांस था कि आप सफल हो जाओगे अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो। लेकिन इस रास्ते पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसा रास्ता जिसमें लोगों को पता ही ना हो कि क्या होगा फ्यूचर, मगर अगर फ्यूचर बना तो बहुत शानदार बनेगा। अब कुमार विश्वास को लीजिए, एक कवि हैं, उनके पहले बहुत सारे कवि आए, अच्छी अच्छी कविताएं लिखे, लेकिन वो कविताएं किताबों में ही रह गई, हमारे और आप तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन उन्होंने अच्छी एजुकेशन थी, प्रोफेसर थे, पीसीएस की भी शायद कोई जॉब निकाली थी, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कवि बनने का। उस वक्त कवि के पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हुआ करती थी, आज तो काफ़ी कमाते हैं कवि लोग, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम कवि बनेंगे, पोएट बनेंगे, कविताएं लिखेंगे। उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे कुमार विश्वास पहले आए हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन उनके समय में लगभग उस रास्ते पे बहुत कम ही लोग थे जो उतने पॉपुलर हुए आज की डेट में। कवि तो बहुत सारे थे जो मुशायरे में जाके कविता पढ़ते थे, लेकिन उतने पॉपुलर नहीं थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कविता लिखेंगे, कविता सुनाएंगे, और सुनाया। आज कितने मशहूर हैं, कितने मशहूर हैं। आप इंडिया में उनकी कविताएं सुनते हो, विदेशों में, कई सारे देशों में वो जाते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, लंदन में, इन सारी कंट्रीज में वो जाते हैं, अपनी कविताओं को सुनाते हैं। न उनके पास पैसे की कमी है, न उनके पास शोहरत की कमी है, उनकी दोस्ती सबसे है, चाहे तो मोदी जी से फोन पे बात कर लें, चाहे किसी और से बात कर लें, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी में भी शामिल हो जाए। क्या अगर वो प्रोफेसर होते या पीसीएस की जॉब कर रहे होते? हजारों लोग हैं ऐसे पीसीएस ऑफिसर, हर राज्य में हजारों हैं, प्रोफेसर ही बहुत हैं, लेकिन कुमार विश्वास तो एक ही बन पाए ना। कन्वेंशनल तरीका जो पढ़ाई का होता है कि क्लासरूम से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ये तरीका कन्वेंशनल है, सब ऐसा करते हैं। बट ऑनलाइन एजुकेशन जो कोई लेके आया कि हाँ हम यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाएंगे नए तरीके से, ऐसे कुछ 2-4 प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन एजुकेशन आई थी तो वही स्टार्ट किए थे। आज वो प्लेटफॉर्म काफी बेहतर कंडीशन में है, हो सकता है किसी और ने उसको एक्वायर कर लिया हो तो वो अलग बात है। जैसे वाईफाई स्टडी है, आया था, आज तो अनअकैडमी ने उसको खरीद लिया है, बट वाईफाई स्टडी ने स्टार्ट किया था और उसके सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है। वहीं से टूट करके एग्जामपुर बना, विवेक सर का, एग्जामपुर के पास भी ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हैं। आज आप सोचोगे कि ऑनलाइन पढ़ा करके बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ले तो थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं, मुश्किल है। या तो आपके सब्जेक्ट वैसे हों कि जिसका क्राउड बहुत ज्यादा हो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इस रास्ते पर तो बहुत लोग चलते थे क्लास में पढ़ाने वाला, उस रास्ते पर गए जिसपे कोई नहीं गया था, द रोड लेस ट्रेवल्ड। बात आ रही है आपको समझ में? तो ऐसे बहुत सारे रास्ते आपको नजर आएंगे। अगर मोदी जी, जब मोदी जी पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद पता नहीं कहाँ हिमालय पे चले गए, इधर उधर चले गए, उनके साथ के लोग शादी किए, नौकरी किए, बच्चे पैदा किए और आगे बढ़े, नौकरी आज भी कर रहे हैं वो, या रिटायर हो गए होंगे। मोदी जी ने कहा नहीं मैं कुछ और करूंगा। क्या फ्यूचर होगा कोई नहीं जानता था, वो भी जानते थे क्या, आप उनको पसंद करो या ना पसंद करो, बट आदमी अगर मेहनती है तो वहां से कुछ तो सीखने लायक है। कभी इधर घूमे, कभी उधर घूमे, कभी आरएसएस के लिए काम किया और आज प्रधानमंत्री हैं, 2 बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीत चुके हैं। तो जब आप किसी ऐसे रास्ते पे जाते हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी भी काम को स्टार्ट कर दो, लॉजिक के साथ सोचो, तर्क के साथ सोचो, क्या ये रास्ता फिजिबल है कि नहीं है। अगर लगता है कि हाँ इक्का दुक्का तो लोग हैं जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, तो आप भी उनकी जैसी मेहनत करके जा सकते हो।
मैं नहीं कह रहा हूं इस रास्ते पे मत जाओ, आप इस रास्ते पे जा रहे हो, जाओ, मेहनत करो, आपको रास्ता, आपका लक्ष्य मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी इस रास्ते पे जाने का किसी का मन नहीं किया, फेल हो गए, तो इस रास्ते पे जाने में कोई घबराना मत, कभी घबराना मत। हमेशा दो रास्ते मिले, एक रास्ता जिसपे कम लोग चले तो उसने सारा अंतर पैदा कर दिया। आप बर्बाद भी हो सकते हो उस पर, आबाद भी हो सकते हो। लेकिन अगर आबाद होगे तो जिंदा दिली इसी का नाम तो है, जिंदगी इसी का नाम है कि कुछ डर हो, फियर हो, अनसर्टेनिटी हो। अब पता है फिक्स रिजल्ट है तो क्या ही फायदा। फिर वो जब तक एक मन में बेचैनी सी ना हो तब तक जीवन जीने का मजा नहीं है, नीरस सा हो जाता है जीवन। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा चिल्ड्रंस डे पर, जो आपके लाइफ में काफी काम आएगी। क्योंकि आपका मन, आप कई बार 22 साल 23 साल के होते हो, कई बार 20-18 साल के होते हो, और ये ऐसी उम्र होती है जब लोगों के कहने का आपके दिमाग पे बड़ा फर्क पड़ता है। आप जब बड़े हो जाते हो 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के, तो सामने वाला कुछ कहता है तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको समझ में आ जाता है कि किस मकसद से कह रहा है, उसका टारगेट क्या है, मोटिव क्या है। लेकिन जब आप बच्चे होते हो 12 साल, 14 साल, 16 साल के, एक एक नेगेटिव सेंटेंस जो बच्चे को बोला जाता है ना, वो बच्चे के आत्मविश्वास को आसमान पे पहुंचा सकता है या बच्चे को आत्मविश्वास को जमीन के अंदर ले जा सकता है। एक बच्चे की अपब्रिंगिंग अगर ढंग से कर दी जाए तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है लाइफ में। और कई बार बच्चे को निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, बेटा तेरे बस का ये नहीं है, तू ग्रुप डी की तैयारी कर ले, वही तेरे लिए बहुत काफी है। तो आपको इन चीजों को समझना चाहिए कि जो निगेटिविटी है बचपन में जो आपको दी जाती है वो काफी इंपैक्टफुल होती है आपके लिए। तो आपको इससे बच के रहना है, आपको अपना कान बंद कर लेना है, जिसको जो कहना है कहता रहे, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, मेरा उस पर विश्वास है, मैं वो करूंगा। ये कहानी है मेढकों की, आपने हो सकता है कहानी सुनी हो, मैं आपको फिर सुनाता हूं। इस कहानी में क्या है कि एक जंगल में बहुत सारे मेढक थे, सब घूम रहे थे, खेल रहे थे अपना। उस जंगल में खेलते खेलते दो मेढक ऐसे थे जो कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। और जब कुएं में गिर गए वो, तो बाकी सारे के सारे मेढक कुएं के ऊपर आकर के देख रहे थे, अरे अरे तुम गिर गए, अब तो बचोगे नहीं, अब तो तुम्हारी जिंदगी खत्म ही है, अब क्या, अब तो गिर गए हो। वो दोनों जो मेढक कुएं के अंदर थे वो कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, लगातार कोशिश कर रहे थे कि बाहर निकल जाएं, लेकिन ऊपर से तो अरे ये काम इतना आसान है, इतना लंबा, इतना गहरा कुआं है, तुम बाहर निकल पाओगे? कभी नहीं, 7 जन्म में नहीं निकल पाओगे। लोग हतोत्साहित कर रहे थे उसको, कुएं के ऊपर सारे मेढक इकट्ठा होकर के। आप अपने दोस्त से, किसी से कहो, घर वाले से कहो, पापा मैं चाहता हूं अगले 5 साल में मैं 1000 करोड़ रुपए कमा लूं, विश्वास करेंगे? घर से बाहर निकाल देंगे। 1000 करोड़ रुपए बेटा कमाओगे? 1000 करोड़ मतलब समझ रहे हो? 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ 10 बार करोगे तो 1000 करोड़ आएगा। 1 करोड़ तो कमा लो पहले। विश्वास नहीं करेंगे, दे विल नॉट बिलीव, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नॉट बिलीव। एक रही का बात आप मुकेश अंबानी से बोलो, अनिल अंबानी से, सर 1000 करोड़ रुपए कमाना अगले 5 साल में। 1000 करोड़ रुपए कौन सी बड़ी बात है यार, 1 लाख करोड़ सोचो। तो मैं कुछ राय अपनी दूं, 1000 करोड़ तो बहुत छोटी सी रकम है, कभी भी कमा सकते हो तुम। तो डिपेंड करता है बात किससे कर रहे हो। जो आदमी 1000 करोड़ रुपए कमा चुका है उससे बात करोगे तो डेफिनेटली सरप्राइज नहीं होगा। और ऐसा आदमी जो महीने का 30,000 रुपए कमा पाता है उससे बोलोगे 1000 करोड़ रुपए, तो उसे लगेगा भाग खा के आया है, पगला गया है ये। तो आप जब सोचते हो कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो पड़ोसी लोग क्या कहते होंगे? यूपीएससी की तैयारी करेंगे, कक्षा 10 में 3rd डिवीजन पास है, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। बचपन में कैसे आप पढ़ने में थे, क्या एटीट्यूड था, वो अलग है। बड़े होने के बाद कई लोग इतने सीरियस होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि उनका 12th तक का रिकॉर्ड आप उठा के देखोगे तो बहुत एवरेज थे, उसके बाद की कहानी अलग हो जाती है। तो जो मेढक कुएं के अंदर थे वो बाहर निकलने की कोशिश लगातार कर रहे थे, और ऊपर के सारे मेढक उसको समझा रहे थे कि तुम नहीं आ पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। अरे इतना गहरा कुआं कैसे आ जाओगे भाई छलांग लगा करके? कोई नहीं आ पाया आज तक इस कुएं में, जो जो गिरा कोई नहीं आ पाया, कोई नहीं आ पाया, तुम कहां से आ पाओगे? अब तो तुम्हारी मौत तय है, अब राम नाम लो और खत्म कहानी।
दोनों मेढक लगातार कोशिश कर रहे थे, मगर ये निगेटिविटी ऊपर से बार बार सुनाई दे रही थी। अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत लोग गिरे इस कुएं में, आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया, तुम भी नहीं निकल पाओगे। दोनों कोशिश करते करते एक मेढक कोशिश करना छोड़ दिया, उसको लगा सच में ही नहीं निकल पाएंगे, मर गया। एक मर गया वो उसी कुएं में, उसको लगा अब तो मौत पक्की ही है, मर गया। लेकिन दूसरा जो मेढक था वो लगातार कोशिश कर रहा था, लगातार, और कुछ समय के बाद वो बाहर निकल ही आया कोशिश करके। और जब बाहर आया तो सारे मेढक बिल्कुल भौचक्के, अरे तुम कैसे निकल आए यार, जिंदा कैसे बच गए, कैसे? तो बाद में पता क्या चला, कि जो मेढक बाहर निकल के आ पाया कुएं से, वो बहरा था। बहरा था, उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था कि क्या कर रहे हैं लोग। उसको लग रहा था कि सारे मेढक ऊपर इकट्ठा करके मुझे चीयर कर रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट, कि तुम निकल सकते हो, थोड़ी सी और कोशिश करो, थोड़ा सा और जोर लगाओ, बिल्कुल तुम कर सकते हो, कई सारे लोग निकले हैं बाहर, तुम भी निकल सकते हो। उस जो बहरा मेढक था उसको लगा बाकी मेढक ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाकी मेढक का कुछ और रहे थे। उसके बाहर निकलने की कहानी ये है। इसीलिए कहा जाता है कई बार कि आपकी जो कंपनी होती है, आपकी संगति, वो बहुत फर्क डालती है। आपकी संगति में अगर ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कम ऑन यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, तो चांसेस होते हैं कि आप कर ले जाओ। और अगर संगति ऐसे लोगों के साथ है जो कहते हैं नहीं यार हम लोगों के बस का कहाँ है, हम लोग ना आईआईटी से पढ़े हुए हैं, न किसी आईएएस ऑफिसर के बेटे हैं, न किसी मंत्री विधायक की औलाद है, हम लोग तो बस पान बेचने के लिए पैदा हुए हैं, तो फिर आपको लगेगा हाँ यार ये भी बात सही कह रहा है। एक कहावत है कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हो, औसत होते हो, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। यानी उन 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, उन्हीं के एवरेज होते हो, औसत, मतलब उन 5 के गुणों को मिला दिया जाए, कुछ वैसे गुण आपके अंदर होते हैं। तो आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है कि कंपनी में आपको चीयर करने वाले लोग हैं, उत्साहवर्धन वाले, या आपको हतोत्साहित करने वाले लोग हैं। इस कहानी से क्या सीख रहे हो आप? लाइफ में आप कोई भी काम करना स्टार्ट करोगे, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी या और कुछ भी करोगे, तो निगेटिविटी कहने वाले, निगेटिविटी बताने वाले हमेशा लोग रहेंगे। अरे फलाने भी किए थे इस काम को, लाखों रुपए बर्बाद हो गया, कुछ नहीं चला बिजनेस उनका, या ये भी इस काम को किए थे। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन की है, आपने रिस्क को कैलकुलेट किया है, आपको विश्वास है, तो आप बिल्कुल मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। आपको बाकी लोगों की बातों पे बहुत ज्यादा गौर नहीं करना है, ठीक है? इसका मतलब नहीं कि आंख मूंद के कुछ भी स्टार्ट कर दो। तो मेरा बस ये कहना है कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत एवरेज था, इस इतने सालों में पढ़ाने के दौरान मैंने ये चीज जो महसूस की है वो ये कि अगर 2 बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई बार जो टॉपर बच्चा होता है वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। अक्सर ऐसा देखा है मैंने। और कई बार वो बच्चा जो बहुत एवरेज होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं जो मैंने देखा है, और मुझे भी कई बार भरोसा नहीं होता है कि तुम सेलेक्ट हो गए और ये सेलेक्ट नहीं हुआ। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार मैंने देखा है कि एक औसत बच्चा जिसको अगर मुझसे पूछा जाए क्या सिलेक्ट हो पाएगा, तो लगता है दिल के कहीं कोने में कि ये शायद सेलेक्ट ना हो पाए। और कुछ बच्चे को देख के लगता है ये बिल्कुल टैलेंटेड, ही सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर वो बच्चे मैंने देखे सेलेक्ट हुए फाइनली जो थोड़े से एवरेज थे, औसत थे। कारण कि जो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, पढ़ने में स्मार्ट था, वो थोड़ी देर के बाद कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि शायद उसको आदत है थोड़ी सी मेहनत करके रिजल्ट पा जाने की। शुरू से शायद ऐसा हुआ है उसके साथ। वो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करता है, बस मैं जा रहा हूं प्राइवेट जॉब करने, मैं छोड़ दिया तैयारी। और वहीं एक एवरेज बच्चा जिसको लोग गधा कहते हैं, वो लगा रहता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर बन ही जाता है जेई। और जेई बनने के बाद कोई ये नहीं पूछता कि 5 साल तैयारी की हो कि 1 साल तैयारी की हो। बाकी 30 साल की जिंदगी कष्ट में काटने से बेहतर है, अनसर्टेनिटी में काटने से बेहतर है 2-4 साल, 5 साल तैयारी कर ले। ये सोच उसने तैयारी कर लिया। तो अगर आप औसत विद्यार्थी हो तो कभी भी अपने अंदर इन्फीरियरिटी मत ले आना किसी टॉपर को देख करके, क्योंकि सिलेक्शन आपकी प्रेजेंट नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो तैयारी करते रहो, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। मगर मैंने वर्ड यूज किया ईमानदारी से। कई बार लोग टाइम पास करते हैं
ये दाल चावल खा करके इलाहाबाद में चिंटू सो रहा है, बस सुबह उठ रहा है, नाश्ता कर रहा है, दोपहर में दाल चावल खा रहा है, शाम को सब्जी खरीद रहा है जा करके, ठीक है। ढूंढता है कि 30 रुपए वाला सेब कहां मिलेगा, अरे 20 रुपए वाला सेब कहां मिलेगा। अगर आप समय काट रहे हो फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप मेहनत कर रहे हो नहीं, ये आपको पता होता है, दूसरों को नहीं पता होता है। आप अपने आप से सच्चाई ही बोलते हो। तो अगर आप जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं कहूंगा कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप नॉकिंग द डोर। इस साल नहीं तो इस साल, इस साल नहीं तो इस साल आपको मौका मिलेगा। इस एग्जाम में नहीं, इस एग्जाम में हो सकता है कि आपका जो ड्रीम जॉब हो, ड्रीम एग्जाम, अगर यूपीपीसीएल जेईई आपका ड्रीम हो सकता है उसमें ना हो सकता है आरआरबी जेईई में हो सकता है लखनऊ मेट्रो में हो जाए, कहीं ना कहीं, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते आप मेहनत कर रहे हो, आप समय के साथ अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, सीख रहे हो, उस पर काम करके। अगर आप रुके हुए हो कि ठीक है तैयारी तो नहीं चल रही, बस घर वाले करना, अच्छा चल ठीक है तेरी बस करी, तेरी शादी कर देते हैं, तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। कई बार कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि अब 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा, पढ़ाई भी नहीं हो रही, दाल चावल खा के कब तक सोएंगे, घर वाले बोल दे अच्छा ठीक बेटा तेरे से नहीं हो रहा, घर वापस आ जा, शादी कर देते हैं। ऐसे कर रहे हो फिर तो नहीं होने वाला सिलेक्शन। बट इफ यू आर ट्राइंग, यू आर इंक्रीजिंग योर नॉलेज, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, औसत बच्चे, कि पहली क्लास में अगर देखा जाए तो उनका लेवल कुछ भी नहीं था, लेकिन अंततः वो सेलेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश की। एक ब्रिलियंट बच्चे ने 1 साल कोशिश की, फेल हो गया, प्राइवेट जॉब में चला गया, और एक औसत बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया सेलेक्ट। तो प्रकृति आपके द्वारा जितनी भी मेहनत की जाएगी ना, उसको ब्याज समेत वापस लौटाती है। आपके द्वारा मेहनत किया गया जो भी है वो सब आपको, उसका जर्रा जर्रा प्रकृति आपको लौटाती है, वो बेईमानी नहीं करेगी। तो अगर आपने मेहनत की है ईमानदारी के साथ, तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। इस बात को आप जान लो कि मेहनत आपकी वापस आपको मिलेगी। कब मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, कई बार ये नहीं पता होता, मगर मिलती जरूर है। और दूसरा, अगर आप कोशिश कर रहे हो लगातार और ईमानदारी के साथ, तो भी आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। समय लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना है, मरने नहीं देना है दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में, टीचर्स के दबाव में, सोसाइटी के दबाव में, कि हाय राम 4 एग्जाम दिए कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अरे आप जिंदा हो यही काफी है, आप जिंदा हो यही काफी है जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए। नौकरी मिलना न मिलना या कौन सी नौकरी मिलना वो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि नौकरी मिल भी जाएगी आपको तो फिर मिलने के बाद उसका चार्म खत्म हो जाता है, फिर नॉर्मल रहने लगोगे आप। हाँ ठीक है, कौन सा आलिया भट्ट हमारे यहाँ रोज फोन करती है, बोलती है कैसे हो, यूपीपीसीएल जेईई में नौकरी कैसी लग रही है, या अमिताभ बच्चन जी फोन करते हैं आज डिनर करते हैं, यूपीपीसीएल जेईई में सिलेक्शन हो गया सर। नॉर्मल लाइफ ये तो है सर, हमसे सीनियर भी हैं, डांट भी देते हैं सर। तो जो भी चीज आप सपना देखते हो, कई बार जब वो मिल जाती है तो उसका चार्म खत्म हो जाता है, जब तक नहीं मिलती तभी तक उसका क्रेज बना रहता है। तो अगर आप कभी कोई चीज ना पा पाओ मेहनत करके, तो बहुत ज्यादा उदास मत होना, निराश मत होना, अपने अंदर एक इन्फ्रियोरिटी मत रखना कि बस ये चीज नहीं मिल पाई, मिल जाती तो जीवन बदल जाता। कुछ नहीं बदलता जीवन थोड़ा सा अलग दिशा में चलता, थोड़ा सा बेहतर हो जाता। वैसे भी आप मेहनती हो तो जीवन बेहतर ही रहेगा। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने अंदर का जो बच्चा है मरने मत देना, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर का बच्चा जिंदा है तब तक आप जिंदा हो। चाहे नौकरी का प्रेशर हो, वाइफ का प्रेशर हो, पेरेंट्स का प्रेशर हो, उसको मत मरने देना। छोटी छोटी हरकतें करते रहना, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने टारगेट को लेकर जितना टाइम आपने दिया है, यू हैव टू बी सीरियस, मगर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, तो आज की कहानी को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप मेहनत के साथ पढ़ाई करोगे, अपने जो लक्ष्य तय किया है उसको हासिल करोगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे और जिंदगी में खुश रहोगे और अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।